हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज आपकी जो वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर 2 9th क्लास की, और ये आपको 8 जुलाई को करनी है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्लोब। इससे पहले हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो चलिए रीड करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये पृथ्वी ही है, यानी इसका एक छोटा सा रूप है और वास्तविक रूप है ग्लोब। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, जो भारी ग्लोब होते हैं उनको आप, वो मूवेबल नहीं होते, उनको आप एक ही जगह रख के देखते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों का सही आकार, सही आकृति अगर आपको पता करनी है, कौन सा देश कहाँ और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अगर आपको ये पता करना है तो ग्लोब इसका एक अच्छा माध्यम है, और इसके ज़रिए आप बिल्कुल जो विश्व की स्थिति है उसके बारे में अच्छे से ज्ञात हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो कंटेंट है उसी को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस ड्राइंग के माध्यम से जो है समझाना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको इमेजिनरी लाइंस दिख रही होंगी, जैसे कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। ये सच में तो कोई लाइंस नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि जो तापमान और समय जानने के लिए दर्शाई गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री पे। उसके बाद ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो है ये है आर्कटिक रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर अंटार्कटिक रेखा जो है ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये तो हो गई आपकी काल्पनिक रेखाएं। अब इसी से जुड़े हुए कुछ कटिबंध यानी कि कुछ जोन्स हैं जो बनाए गए हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप देखेंगे, जो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जिस जोन पे आती हैं या जिस एरिया पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो है ये वाला एरिया। ठीक है बच्चों, ये वाला एरिया, इस एरिया पे सबसे ज़्यादा हीट जो है वो मिलती है अर्थ में। तो इस एरिया को इस एरिया को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बर्फीला एरिया होता है, और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला जो एरिया है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आधा ग्लोब आपको दिख रहा है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये वाला जो आधा ग्लोब आपको दिख रहा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 2 जोन हो गए। अब तीसरे जोन की या तीसरे कटिबंध पे आते हैं हम। तो तीसरा कटिबंध है आपका शीत कटिबंध, ये उत्तरी और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा प्रदेश पाया जाता है। उसी तरीके से दक्षिणी शीत कटिबंध में भी सेम वही टेम्परेचर जो है पाया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। और उसके बाद आ जाते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पर मानव निवास नहीं है, बस कुछ जानवर हैं जो रहते हैं यहाँ पर, जो कि बर्फीले प्रदेशों में ही रहते हैं। तो ये हो गए आपके कटिबंध। ठीक है बच्चों, मैंने आपको काल्पनिक रेखाएं बता दी, अक्षांश रेखाएं जो ये काल्पनिक रेखाएं ये बता दी, आपको मैंने कटिबंध बता दी हैं। आपको मैंने ये बता दिया है कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा किस कटिबंध में पाई जाती हैं, इस कटिबंध में पाई जाती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है, और सबसे ज़्यादा घने वृक्ष जो हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं, जिनको आप कहते हैं सदाबहार वृक्ष। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है वो 2 तरीके से घूमती है। पहली है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमे, यानी कि 24 घंटे कवर करे।
ठीक है। जब वो 24 घंटे अपने अक्ष पे घूमती है तो वो 24 घंटे कवर करती है और एक दिन आपका बनता है। इसे कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है। और यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परिक्रमण, यानी कि रेवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, परिक्रमण। और ये 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट होता है। तो 365 दिन का तो आपका एक साल हो गया। जो ये 6 घंटे हैं इसको हम 4 सालों तक ऐसे ही रखते हैं और चौथे साल में आकर इस 6 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 24 होता है, 24 घंटे, और 24 घंटे का बनता है आपका एक दिन। उस एक दिन को फिर 29 फरवरी में हम जोड़ देते हैं, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, लंबी जो रेखाएं होती हैं इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ होती है देशांतर रेखाएं। सो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसको ग्रीनविच समय माना गया है, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, ग्रीनविच समय। और इसी ग्रीनविच समय को 0 यानी कि समझ लीजिए 12, ठीक है, रात के 12 बजे से दिन शुरू होता है तो हम इसको 12 बजे का समय मान लेते हैं। यहाँ पर रात के 12 बजे हैं तो क्या होता है कि उसके बाद जो और देशांतर रेखाएं हैं यहाँ पर जो समय है वो प्लस होता जाता है। ठीक है, अगर आप इस वाले गोलार्ध पे आएंगे जिसको आप पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इसको आप पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, जब आप पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका जो समय है वो प्लस होता जाएगा। यानी कि 12 बजे हैं तो फिर यहाँ पर 1 बजेगा, फिर यहाँ पर 2, 3, इस तरीके से। जब आप इंडिया की तरफ आते हैं तो वो 5.5 घंटे आगे हो जाता है। ग्रीनविच समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और ठीक उसी तरीके से जब आप पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तब आपका समय जो है वो माइनस हो जाता है। यानी कि यहाँ अगर 12 बजे हैं रात के तो यहाँ पर रात के 11 बजेंगे, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से टाइम जो है वो घटता जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज़? ओके, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अगर ग्लोब में देखें तो भारत की लोकेशन कहाँ है। ये है भारत की लोकेशन। ठीक है, एक सेकेंड, ये है भारत की लोकेशन। आप देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। ठीक है, और भारत के 8 राज्यों को वो टच करती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 8 राज्य हैं जिससे कि भारत की जो कर्क रेखा है वो टच होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा के बारे में बता दिया। और भारत की जो अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, अगर जोन देखेंगे भारत का किस ताप कटिबंध में आता है, तो भारत आधा जो है वो देखेंगे उष्ण कटिबंध में आता है और आधा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो जो उष्ण कटिबंध में जो हिस्सा भारत का आ रहा है वो काफ़ी वहाँ पर काफ़ी हीट होती है और इसीलिए साउथ इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। और जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो बर्फीला है और वहाँ पर आपको ऐसे वलित पर्वत पाए जाते हैं जैसे हिमालय, और वो काफ़ी ठंडे प्रदेश है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब हम बढ़ते हैं भारत के मानक समय की ओर। भारत का जो मानक समय है वो कुछ इस तरीके से माना गया है, ये वाली लाइन। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है वहाँ पर आप देखेंगे एक नैनी नाम की जगह है, वहाँ का जो समय है उस उचित समय को भारत का, संपूर्ण भारत का एक निर्धारित समय जो है वो माना गया है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो और गुजरात, इसमें 2 घंटे का फ़र्क है। यानी कि यहाँ जो देशांतर रेखाएं पाई जाती है और यहाँ जो देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं उसमें तकरीबन 2 घंटे का फ़र्क है। लेकिन हम इन दोनों रेखाओं को ना मानकर हमने इस वाली रेखाओं को भारत के बीच से जो देशांतर रेखाएं जा रही है बिल्कुल यूपी के मिर्ज़ापुर से, उसको हमने भारत का मानक समय माना है, जिसको यामोत्तर रेखा बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क किस प्रकार है? तो देखिए बच्चों, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये जो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे हम सब जानते हैं सूरज जो है वो पहले उगता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के देशांतर रेखा में और गुजरात के देशांतर रेखा में 30 डिग्री का फ़र्क है। ठीक है, 30 डिग्री का फ़र्क है। 1 डिग्री जो है, जब हम आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री तो वो 4 मिनट समय लेता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लेता है।
और अगर हम 30 डिग्री अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आ रहे हैं तो वो 30 डिग्री का फ़र्क हो रहा है। तो 30 डिग्री का जो फ़र्क है, अगर आपको उसको 30 को 4 से गुणा करेंगे समय निकालने के लिए, तो ये होता है 120 मिनट। ठीक है, और 120 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा और अगले 60 मिनट का 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे। क्लियर हो गया? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे यानी 30 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सारी चीज़ें जो हैं हमने वो क्लियर कर ली है, कवर कर ली हैं। और एक चीज़ आपको बतानी रह गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अर्थ है हमारी, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। आप यहाँ से देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी। तो इस टेढ़ी होने की वजह से और परिक्रमण, ठीक है, झुकी होने की वजह से और परिक्रमण जो करती है, अर्थ सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसको परिक्रमण बोलते हैं। इन 2 कारणों की वजह से जो है वो ऋतुएं बदलती हैं। सर्दी गर्मी जो मौसम आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। बाकी दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन करती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये वर्कशीट जो है बच्चों समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस बताना है ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कि ग्लोब जो है वो एक बड़ी आकृति का एक लघु रूप है पृथ्वी का, और मानचित्र जो है वो एक चपटा रूप है जिसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब को आप आसानी से एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। लेकिन ग्लोब का एक फ़ायदा ये है कि आप उसमें महासागर, देश और उसके जो महाद्वीप होते हैं उसकी अच्छी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुव और चारों गोलार्धों को अंकित करके नाम लिखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 4 गोलार्ध कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये 4 गोलार्ध हो गए। आपको ड्राइंग करनी है, जब आप वर्कशीट भेजेंगे तो आपको एक ग्लोब बनाना है और 4 गोलार्ध के बारे में बताना है। उसके बाद पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है, यहाँ से देखेंगे पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। इसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ये घूर्णन हो गया। और परिक्रमण क्या होगा? पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएं बदलती हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है, प्रमुख ताप कटिबंधों को चित्र द्वारा दिखाइए। तो बेसिकली आपको सेम डिट्टो ये ड्राइंग बनानी है, ताकि आप इसमें उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध और ध्रुव को दर्शा सकें। उसके बाद है खाली स्थान। पहला है, विश्व में कुल डैश महासागर और डैश महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 5 महासागर कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका और आर्कटिक। ठीक है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हो गए। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, भारत डैश महाद्वीप में स्थित है। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन आती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीपों महासागरों को विश्व के मानचित्र में ढूंढना है और दर्शाना है कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से महासागर कहाँ पर लोकेट होते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो वर्कशीट है बच्चों कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।